आपको वेजिटेबल लगानी पड़ेगी मंडी के हिसाब से। हाँ जी, वही मैं जानना एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। आमतौर पे अगेती के अंदर जो लगने वाली चीजें जो अच्छा भाव देती हैं आपको, इस टाइम की लगी हुई तोरई। क्या किसान भाई को खाद उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो हमारी मोर्टेलिटी शुरुआती दिनों में जो पौध मर जाती है, उसी के साथ में आपका माइक्रोराइजा किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो ये जो कॉम्पोजिशन है, तो 12 के अंदर ये होल आपका यहाँ आ जाता है किनारी के ऊपर, तो इसको जड़ों को फैलाव लेने में जगह कम बचती है, जिसकी वजह से जड़ें फैल नहीं पाती हैं आपकी। उस मामले में आपकी बेड के सेंटर से दूसरे बेड के सेंटर के बीच 7 से 8 फीट की दूरी आपकी होनी चाहिए मेलन्स के मामले में, ताकि। तो शुरुआती जो ये 1.5 से 2 महीने का पीरियड है, इसमें मतलब इरिगेशन कैसे करनी है, इस टाइम पे बीमारी कौन सी आती है, मतलब कोई फंगीसाइड वगैरह का भी स्प्रे करना होता है? डैम्पिंग ऑफ से बचाने के लिए आर्द्र गलन जिसको हम बोलते हैं, नर्सरी की बीमारी जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर पौधा नाड़ गिरा देता है, कि जो ताड़ी है आपकी स्टिक, ये आपके इस मल्चिंग के अंदर से ही हमने सेट की हुई है सी शेप के अंदर, ताकि ये मल्चिंग भी आपकी हिले डुले ना। इरिगेशन का कितने कितने दिन के ऊपर हमने इंटरवल पे चलाते रहनी है सर? तो जैसे आपका 4 से 5 पत्ती जब आपकी फसल होती है, आप 50,000 ppm नीम ऑयल ओके का आप इस्तेमाल कीजिएगा। करना कितना है? अब किसान डोज दवाई की तो ठीक कर देता है, लेकिन पानी की डोज बढ़ा देता है। वो नंबर ऑफ टैंक कितने होने चाहिए उस स्टेज के ऊपर, वो भी जानना बहुत क्रिटिकल है। एक मात्रा के अंदर आपका कैल्शियम, कैल्शियम के साथ पोटाश का भी मत मिलाइएगा। बायोविटा भी आप ले सकते हो, ओके। सागरिका भी आप ले सकते हो, उसमें समुद्री शैवाल प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं। आपका 1 एकड़ में 7 से 8,000 पौधों के हिसाब से अगर मैं बात करूं, और बिल्कुल प्लांटेशन आपने की हुई है, पौधे लगाए हुए आज 3 से 4 दिन आपको हो चुके हैं, आप इंतजार मत करो डैम्पिंग ऑफ का। सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं योगी रौनक और आप देख रहे हैं किसान दरबार। साथियों, क्या आप जानते हैं लो टनल फार्मिंग मुख्यतः 3 सिद्धांतों पर काम करती है: ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और आपका क्रॉप कवर। लेकिन इसमें समस्या जो देखने को मिलती है वो सबसे बड़ी ये है कि किसान भाई वैरायटी का पीक पोटेंशियल नहीं टच कर पा रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन कम निकल रही है। बेशक से हमें अच्छा रेट मिलता है, लेकिन किसान भाई मुनाफा नहीं कमा रहे, और इसका फायदा ये है कि इसमें लागत कम आती है। इसको मिनी पोली हाउस भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप विंटर वेजिटेबल लगाकर मंडी का अगेता भाव भी उठा सकते हैं। तो किसान साथियों, इस मुद्दे पर चर्चा करनी जरूरी है, इसीलिए आज हम लेकर आए हैं हमारे एग्री एक्सपर्ट डॉक्टर कृष्ण यादव, जो कि PhD एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान विशेषज्ञ रह चुके हैं। कई सालों का सब्जी और बागवानी में इनका तजुर्बा है, और एक ऐसे ही डॉक्टर की हमें तलाश थी जिनका तीनों चीजों पर एक्सपर्टीज हो: साइंस, टेक्नोलॉजी और पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। तो इस वीडियो को मैं किसान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आखिर तक जरूर देखें। लो टनल फार्मिंग क्या है, कौन सी फसल हमें लगानी चाहिए, कैसे किसान भाई मुनाफा ले सकते हैं, सब चीजों पर डिटेल में चर्चा होगी। तो चलिए स्वागत करते हैं। जो हमारा खेत की तैयारी होती है, उसमें कुछ वैज्ञानिक ढंग से क्या किसान भाई को खाद उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो हमारी मोर्टेलिटी शुरुआती दिनों में जो पौध मर जाती है, तो कौन सी ऐसी खाद या दवाई हम डालने की वो दिक्कत ना आए? बेसल डोज में क्या डाल लें? देखो रौनक जी, एक आमतौर पे क्या होता है कि शुरुआत में बेसल डोज के अंदर कई बार किसान भाई इतनी अधिक रासायनिक खाद डालता है, ठीक है, जिसकी वजह से कि उसकी आगे बीमारियां ही खत्म नहीं होती फसल के अंदर। इतनी बीमारियां बनती हैं, डेट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ डेट फर्टिलाइजर। बहुत अधिकता कर दिया आपने उस खाद की। अब एक इस चीज का उदाहरण आप ये लगा सकते हो कि यार मैं आज आपके सामने बड़ा अच्छा खासा मैंने आपके सामने रोटियां रख दी, 15-20 रोटियां रख दी मैंने, भाई आपको खानी है, लेकिन आपकी बॉडी की कैपेसिटी जितनी है आप उतनी ही खा पाओगे। हाँ जी, उतनी ही डाइजेस्ट भी होगी। बिल्कुल सर, उस 15 से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती खा गए, आपको बदहजमी भी होगी, स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा आपका। सेम कहानी क्रॉप के साथ है, ठीक, कि यार उसको एकदम से सारा कुछ देने की बजाय आप डेली जैसे खाना लेते हो, इसी प्रकार से डेली उसका एक रूटीन के अंदर आप उसकी खुराक का आप ध्यान रखें। ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, 1 एकड़ 200 बाय 200 फीट का जो आपका एक एरिया है, जिसके अंदर आपको वेजिटेबल लगानी है, उसके अंदर आप सबसे पहले फार्म यार्ड मैन्योर या देसी खाद जिसको हम बोलते हैं, आप वो डलवाने की कोशिश करो। कितना डलवाएं सर? वो भी आपका बेड टू बेड, पहले कच्चे बेड बनवा के, ठीक है,
बेडों के बीच में आप डलवाओ खाद को, उसके बाद आप पक्का बेड बनाओ। इससे शायद हमारा खाद भी कम लगेगा। खाद कम लगेगा, प्लस एक्स्ट्रा आपका दाएं बाएं नहीं बिखरेगा, तो खरपतवार भी कम उगेगा। और क्वांटिटी कितनी रखें सर इसकी? क्वांटिटी आपकी करीबन करीबन आप ये मान के चलिए मिनिमम 10 क्विंटल आपको 1 एकड़ के अंदर मिनिमम, मतलब कि 2 ट्रॉली के करीब तो चाहिए ही चाहिए आपको। नहीं तो अगर आप 7 से 8 ट्राली डालते हो, दैट इज वेल एंड गुड, वो सबसे एक्सीलेंट है। 7 से 8 ट्रॉली, वो भी बेड के ऊपर? 7 से 8 ट्राली बेड टू बेड। ज्यादा नहीं हो जाएगा सर? नहीं, ज्यादा नहीं होता आपको, लेकिन इसमें एक चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि वो पुराना होना चाहिए। पुराना होना नहीं चाहिए, तो गर्मी क्रिएट करे। बिल्कुल सड़ा गड़ा बिल्कुल पुराना, जैसे कि आप हाथ में, जब पहचान क्या है, आपने हाथ में लिया, ठीक है, आपने मुट्ठी बंद की, आपने छोड़ दिया, वो बुरक के बिल्कुल नीचे गिर जाएगा आपका। इट मीन्स वो आपका वेल रोटेड आपका फार्म यार्ड मैन्योर है, बढ़िया बिल्कुल पका हुआ है। और ऑर्गेनिक के अलावा और क्या क्या चीजें डालनी होती है सर? ऑर्गेनिक के अलावा, ये ऑर्गेनिक की बात नहीं है, हाँ जी। अगर आप रासायनिक खेती भी आप कर रहे हो तो भी आपके लिए देसी खाद जरूरी है, क्योंकि ये आपका एक बैलेंस्ड आपका न्यूट्रिशन, लास्ट तक फसल के अंत तक आपको बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। पीएच और इसी को भी मैनेज करेगा आपका। दूसरी बात, आपका ऑर्गेनिक कार्बन है उसको बढ़ाने का काम करेगा। अगर ऑर्गेनिक कार्बन आपकी बढ़ेगी धरती के अंदर, सीधी सी बात है कि न्यूट्रिशन पौधा आपका इजीली उठा पाएगा। परफोरेटेड आपकी जमीन, जिसको फोली जमीन हम बोलते हैं, गद्देदार जमीन जिसको हम बोलते हैं, उससे शायद वो रूट्स का जो फैलाव, डेवलपमेंट आपका बड़ा जबरदस्त होगा। अब दूसरी बात, जितनी भी सब्जियां आपकी लगती हैं इस समय में, या आप ये कह सकते हो कि अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, जो हम ढक्के जितनी भी हम वेजिटेबल्स या फ्लावर्स जितना भी हम लगाते हैं, उसके अंदर साथियों सबसे पहला काम जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका कि एक तो कच्चा बेड जो हम बनाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये इसको हम कच्चा बेड बोलते हैं, यानी कि फॉल्स बेड। फॉल्स बेड के अंदर क्या होता है आपका कि ये आपकी किनारियां मशीन से, जो एक बार शुरुआत में जब हम मशीन निकालते हैं, उसके अंदर आपका ये प्रॉपर तरीके से बेड इसके बाद इसके ऊपर बनेगा। उससे पहले तक ये कच्चा बेड आपका पहले बनाया जाएगा, ताकि जितनी भी कोई खुराक वगैरह है आपकी, वो इसी के अंदर आपकी डलवाई जा सके। उसके बाद इसी के ऊपर से पक्का बेड या ट्रू बेड हम कह सकते हैं, उसके बाद ये बनाया जाता है। इससे एक सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या होता है किसान भाई को, कि इसके अंदर एक तो बाकी का जो खुराक वगैरह है आपकी, जितनी भी खाद वगैरह है आपकी, वो वेस्ट नहीं होती। उसका दूसरा फायदा ये है आपको कि जब वो साइडों में, इस बाकी खाली जगह में जब वो नहीं जाएगा आपका, तो उसकी वजह से आपका खरपतवार भी नियंत्रण में रहेगा। उसके लिए किसी भी हर्बिसाइड वगैरह की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है कि उसकी तादाद कम मिलेगी आपको। इसके बाद इसके अंदर जो हमने खाद इस्तेमाल करवाया है, ये साथियों गेंदे की तैयारी चल रही है, मैरीगोल्ड की। इसके अंदर जो हमने खाद डलवाया है, उसके अंदर जब आप देखेंगे तो ये आपका, हमने इसमें 3 चीज़ें डलवाई हैं मिश्रण करके। ये आपका NPK 12-32-16, भारत NPK 12-32-16, ये किसी भी अच्छी कंपनी का आप लीजिएगा। इसी के साथ में आपको सल्फर, बेंटोनाइट सल्फर आपको मिलानी है, जो कि आपका 80%, जिसको हम दाल वाली सल्फर भी जिसको हम बोलते हैं, ग्रेनुलर सल्फर जिसको हम बोलते हैं। उसी के साथ में आपका माइक्रोराइजा, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो ये जो कॉम्पोजिशन है, अभी हमने 30 बेडों का आइडिया जो लगाया है यहाँ पे, प्रति एकड़ 1 किले के अंदर, किला कहने से मतलब है कि 200 बाय 190 फीट का जो एरिया है आपका, उसके अंदर 50 किलो आपका NPK 12-32-16, 10 किलो आपका बेंटोनाइट सल्फर और 4 किलो आपका माइक्रोराइजा ग्रेनुलर, जिसके अंदर 10 वायबल स्पोर पर ग्राम आपके कम से कम आपके होने चाहिए मिनिमम। तीनों का मिश्रण डाल के इसके अंदर बराबर मात्रा में हमने करीबन आप ये कह सकते हो कि 2 से 2.5 किलो तक का वजन, 2 से 2.5 किलो तक की खुराक प्रति बेड इसके अंदर डाल दी गई है। इसके बाद अगली जो कार्रवाई होगी आपकी, इसी के ऊपर से बिल्कुल सफाई से बेड बना दिया जाएगा, ताकि वो खुराक आपकी इसी बेड के अंदर आपकी रह जाए और वो पौधों तक ही डायरेक्ट आपकी इस्तेमाल आपकी हो सके। मैं यहाँ पे DAP की बजाय 12-32-16 डलवाना पसंद करूँगा। कारण क्या है कि उसमें आपका 16% पोटाश साथ में आ जाता है। ओके। आपको DAP अगर आप लेंगे तो अलग से पोटाश आपको लेना पड़ेगा जी सर। और 12-32-16 अगर आप ले रहे हैं तो पोटाश उसी में आ गया, तो फार्मर का खर्चा भी कम हो जाता है। माइक्रोराइजा कौन सी कंपनी का सर? माइक्रोराइजा आप किसी भी अच्छी कंपनी का देखो कि काफी कंपनीज का मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि सर माइक्रोराइजा थोड़ा सा विवाद है इस प्रोडक्ट पे, कहीं पे दानेदार आ रहा है, कहीं पाउडर आ रहा है। किसान देखो रौनक जी, एक चीज और है आपके पास, मैं अगर सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं जी, किस कंपनी का हम खरीदें? हाँ जी। आप कोरोमंडल का ले सकते हो, आप यारा कंपनी का ले सकते हो, आप टाटा कंपनी का ले सकते हो,
इसका चंबल फर्टिलाइजर का ले सकते हो, आप HURL का ले सकते हो। ये कुछ एक कंपनियां हैं जिनका अच्छा माइक्रोराइजा आपका टाटा आता का है। सर रैलिस गोल्ड आता है, उसको बता रहे हैं क्या आप? नहीं, टाटा का रैली गोल्ड के नाम से आता है। ठीक है। स्टेन्स का अगर आप लोगे तो वैम के नाम से आएगा, वैम ही लिखा आता है, वेसिकुलर आर वेसिकुलर माइक्रोराइजा। ठीक। बड़ी अच्छी क्वालिटी का है स्टेन्स का भी। ठीक। तो ये कुछ एक कंपनियां हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस टनल के अंदर कौन सी क्रॉप किसान भाई को सिलेक्ट करनी चाहिए, क्रॉप सिलेक्शन कैसे करें कि उसे मंडी में जो अगेता भाव, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी है, किन वेजिटेबल के साथ जाए? ऐसे तो बहुत सारी सब्जियां हैं, किन के रेट्स किसान को ठीक मिल सकते हैं? देखो रौनक जी, वेजिटेबल आपको कौन सी लगानी है टनल के हिसाब से, ठीक है। ये बात कभी मत सोचो आप। ओके। आपको वेजिटेबल लगानी पड़ेगी मंडी के हिसाब से, हाँ जी, वही मैं जानना एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। ठीक है। यार मार्केट में क्या डिमांड है, आपने देखा यार घिया तो काफी लग गई, फिर भी आप घिया ही लगा रहे हो, तो टनल का लगाने का तो कई बार खर्चा भी नहीं निकलता, क्योंकि एरिया इतना बढ़ गया घिया का। अच्छा, मीन्स अपना एरिया चेक करके कि कौन सी चीज पे लोग ज्यादा जा आप रहे हैं। निगाह रखो कि किस चीज के ऊपर पब्लिक ज्यादा सोइंग कर रही है। ठीक है। उसके अंदर भी आप ये निगाह रखो, क्योंकि हम करीबन 10 से 15 दिन में एक सर्वे, हमारा आसपास के जितने भी 8-10 डिस्ट्रिक्ट हैं, हम सर्वे डालते हैं। ठीक है। सिर्फ किसान भाई को ये बताने के लिए कि घिया आपका पिछले साल का इतना % भाई लग चुका है, ब्रेक मार दो। ओके। तरबूज आपका इतना लग चुका है, ब्रेक मार दो। ठीक है। नया आप ना लगाओ। फिर भी आमतौर पे अगेती के अंदर जो लगने वाली चीजें जो अच्छा भाव देती हैं आपको, जी सर। इस टाइम की लगी हुई तोरई, रिज गार्ड जिसको हम बोलते हैं, धारीदार तोरी जिसको हम बोलते हैं। दूसरी आपकी गल तोरी, चिकनी तोरी हम जिसको बोलते हैं। तीसरा आपका तरककड़ी। तरककड़ी आप लॉन्ग मेलन भी आप कह सकते हो, ठीक है। हिंदी में तरककड़ी, अंग्रेजी में लॉन्ग मेलन आप कह सकते हो, जो सलाद के तौर पे काम आती है आपकी। कुकुम्बर आप लगा सकते हो। आप ये देखिएगा कि अगर आपके आसपास नेट हाउसेस के अंदर अगर कुकुम्बर ज्यादा लगा हुआ है, आप ब्रेक मार दो, आप खीरा ना लगाओ, ठीक है। आप तरककड़ी लगाओ। अगली बात, काफी जगह के ऊपर क्या होता है आपका कि कुछ किसान साथी भिंडी लगाते हैं इस टाइम पे। ओके। अपने हमारे यूपी के, बिहार के काफी किसान साथी ऐसे हैं, तो वो हमारी गाइडेंस में भी, बल्कि वो भिंडी लगाएंगे इस टाइम पे 15 से 20 दिसंबर के बीच में, और वो 55 दिन के आसपास जाके 50 से 55 दिन पे पहली तुड़ाई आ जाती है उसकी भिंडी की, अगेती भिंडी जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपकी 80-90 रुपए किलो के आसपास की सेल में आती है वो। ठीक है। तो मैं कहूंगा किसान भाइयों को कि आप ऐसी फसल का आप चुनाव करें जो आसपास के एरिया को देखते हुए जो कम लगी हो, ठीक है। प्लस मार्केट में डिमांड जिसकी ज्यादा हो, समझ गया सर। आप उसी हिसाब से आप अपनी क्रॉप सिलेक्शन। क्रॉप सिलेक्शन करें। जैसा कि कच्चे बेड के अंदर हम खाद की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, उसके बाद ये बिल्कुल, इसके बाद ये पक्का बेड बनाया गया है। इसके अंदर बिल्कुल सफाई से इस बेड को सही तरीके से बना के, इसके बाद इसके ऊपर ये ड्रिप लाइन बिछा दी गई है। ड्रिप लाइन के अंदर भी काफी कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि आपका बेड की चौड़ाई की अगर मैं बात करूं, ये आपका फसल से फसल वेरी करता है, फसल से फसल इसमें अंतर रहता है। उदाहरण के तौर पे अगर यही बेड प्याज के लिए बनाया जाएगा तो ये आपका पूरा चौड़ाई का बेड बनेगा, 3.5 फीट तक का बेड आपका बनेगा ये। अगर हम ये गेंदा और अन्य बेलवर्गीय सब्जियों के लिए अगर इस बेड को बनाते हैं, उस मामले में इसकी 2.5 फीट तक की आसपास की इसकी चौड़ाई रहती है, 2.25 से 2.5 फीट इस बेड की चौड़ाई। अब इसके अंदर ये बेड बिल्कुल सफाई से, एक चीज का आप ध्यान रखें कि बेड आपका बिल्कुल लेवल हो, बिल्कुल आपका लेवल होना चाहिए। जहां आपको ये लगे कि झीलनुमा कहीं बना हुआ है, उसको कस्सी से आप उसको लेवल कर लीजिएगा, उसको आप बराबर कर लीजिएगा, ताकि पानी का ठहराव उस बेड के अंदर उस झील में आपका ना बने। दूसरी बात, ये ड्रिप लाइन जो हमने बिछाई हुई है, ये सिंगल ड्रिप है। सिंगल ड्रिप से मेरा मतलब है कि एक तो इसी बेड के ऊपर 2 लाइनें आती हैं ड्रिप की, जहां पे पानी का प्रेशर आपके पास अगर ठीक ठाक है, वहां आप सिंगल ड्रिप भी आप यूज कर सकते हो। क्योंकि अब सर्दी के टाइम पे जितनी भी फसलें आपके लगेंगी, चूंकि पानी की आवश्यकता कम होती है, इस वजह से आप सिंगल ड्रिप से भी आप पूरी फसल को आप निकाल सकते हो। उस मामले में ये 1-1 फीट की दूरी के ऊपर सुराख है इस ड्रिप के अंदर, और 1-1 फुट वाली, अब इस एक ड्रिपर की जो कैपेसिटी है वो 4 लीटर पर घंटे है, प्रति आवर 4 लीटर पानी ये निकालती है, जो कि सफिशियंट होता है आपकी फसल के लिए। और 1-1 फीट के ऊपर इसके अंदर सुराख है। ये सिंगल नल की आपकी ड्रिप की लाइन पूरे बेड के ऊपर आपकी बिछा दी गई है। लास्ट में उसके अंदर एंड कैप लगा के इस पाइप को वहां से क्लोज कर दिया जाएगा। अब इसके बाद
साफ बेड बनाने के बाद बात आती है हमारी मल्चिंग की। अब चूंकि आपका 2.25 से 2.5 फीट का बेड आपने बना दिया, उसके बाद सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है जमींदार भाई के साथ वो आती है कि जी मैं किस साइज की मल्च इस्तेमाल करूं। उस मामले में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक तो आपकी मल्च की जो मोटाई है, या जो माइक्रोन में हम अगर देखते हैं, अगर हम बात करें तो जो शीट आपकी होती है मल्चिंग की, इसको आप कोशिश करें 25 से नीचे आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि 25 माइक्रोन की शीट के अंदर भी क्वालिटी का आपको कैसे पता लगेगा, उसका एक पैमाना है कि जब भी आप फोन की लाइट आप जला के इसके ऊपर जब आप लगाएंगे तो अपोजिट साइड में आपकी लाइट पास नहीं होनी चाहिए, वो कम से कम जितनी कम पास होगी इसका मतलब मल्च की क्वालिटी उतनी अच्छी है। दूसरी बात, इसका और सबसे अच्छा पैमाना है कि जब आप मल्च को खींचेंगे तो इसमें खिंचाव आना चाहिए फटने की बजाय। जो खिंचाव पे अब ये देखिएगा आप, ये पूरी खींच चुका हूं मैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये फटने की बजाय ये पूरी खिंचती चली गई आपकी। जितनी आपकी लंबी खींचेगी इसका मतलब मल्च की क्वालिटी उतनी ही आपको बेहतर मिलेगी। ये सिर्फ दाने दाने का फर्क होता है। अब इसके अंदर चौड़ाई की अगर मैं बात करूं, 2.25 से 2.5 फीट का जहां हमने बेड बनाया हुआ है, उस बेड के ऊपर आप 1 मीटर चौड़ाई की मल्च आप इस्तेमाल करें। बेड की हाइट की अगर मैं बात करूं तो जहां पे नीचे साइज लेने वाली सब्जियां होती हैं आपकी, उसके अंदर बेड को ज्यादा उठा के बनाया जाता है, करीबन 1.25 फीट तक की भी ऊंचाई दी जाती है। लेकिन जहां आपका गेंदा है, जहां आपकी बाकी सब्जियां हैं, वहां आप 7 से 8 इंच तक की ऊंचाई का बेड भी आप बना सकते हो। उसके अंदर आपकी 1 मीटर की आपकी मल्च लगेगी, 1 मीटर चौड़ाई, 3.25 फुट, जो कि आपका नीचे तक बिल्कुल आराम से आपका इस बेड को कवर कर लेती है। अब होल साइज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये जहां आपका 2.25 से 2.5 फीट का आपका बेड है, वहां पे आप कोशिश करें 9x18 की मल्चिंग लगाने की। कहने का मतलब ये है कि आपका लाइन में जो होल से होल की दूरी है वो 18 इंच मीन्स 1.5 फुट है, और आपका दूसरा जो आपका लाइन से लाइन का जो गैप है आपका वो 9 इंच का है। तो ये 9x18 का इसका जो साइज है मल्च का वो आपका होना चाहिए सकड़े बेड के अंदर। अगर ये बेड अगर आपका 3 फीट या इससे ऊपर का अगर बेड की चौड़ाई अगर आपकी होती है, उस मामले में आप 4 फीट चौड़ाई वाली मल्चिंग लगाइएगा, मीन्स 1.25 मीटर वाली। अब इसके अंदर भी आप देखेंगे बीचों बीच ये आपकी ड्रिप लाइन आ चुकी है, सिंगल पाइप है, इसके अंदर आसानी से आपकी पूर्ति हो सके पानी की, इसी वजह से हमने 9x18 का इस्तेमाल करवाया है। इसके अंदर आपकी बराबर दूरी मेंटेन रहेगी पौधे के अंदर, प्लस पानी की पूर्ति बहुत आसानी से आपकी हो जाएगी। अगर इसी को अगर हम 12x18 में अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको 2 पाइपें डालनी पड़ेंगी। उसके अंदर आपकी ड्रिप लाइनें 2 चाहिए, तभी वो पानी की आपूर्ति आपकी उस फसल की आपकी हो पाएगी। अभी इसके अंदर चूंकि सिंगल नलकी है, अपनी सकरा बेड है, तो उस मामले में 9x18 की मल्च हमने इस्तेमाल की गई है 25 माइक्रोन की। अब इसके अंदर क्या क्या फसलें आपकी लग सकती हैं, मेन तौर पे ये बात दिमाग में आती है जमींदार को कि जी हम क्या क्या इसमें लगा सकते हैं 9x18 वाली मल्च में। तो साथियों, इस समय के हिसाब से अगर मैं बात करूं, इस समय से मेरा मतलब है टनल के अंदर ढकने वाली जो सब्जियां हैं आपकी, जो नवंबर एंड से लेके पूरा दिसंबर और मिड जनवरी तक जो लगती हैं आपकी, ढक के जो कवर करके लगती हैं, उसके अंदर फूलों के मामले में आपका गेंदा है, गेंदे के लिए बिल्कुल आपका बहुत सटीक आपकी ये मल्च काम करती है। दूसरी चीज तरबूज के मामले में आपको जो एक जरूरी बात है, मेलन्स जितने भी हैं आपके, उसमें खरबूजा भी आपका आ गया, तरबूज भी आपका आ गया, उसके अंदर जो सेंटर ऑफ बेड टू सेंटर ऑफ बेड की जो दूरी है वो आपकी डबल हो जाएगी, क्योंकि बेलों के फैलाव के लिए प्रॉपर आपको जगह की आवश्यकता होती है। उस मामले में आपकी बेड के सेंटर से दूसरे बेड के सेंटर के बीच 7 से 8 फीट की दूरी आपकी होनी चाहिए मेलन्स के मामले में, ताकि प्रॉपर स्पेसिंग, बेल का फैलाव अच्छी प्रकार से आपको मिल सके। दूसरी चीज कि कुछ साथी इंटरक्रॉपिंग करते हैं और कुछ मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। मिक्स क्रॉपिंग के अंदर तो 2-3 फसलें, 2 से ज्यादा फसलें आपकी मिक्स करके लगाई जाती हैं। इंटरक्रॉपिंग के अंदर एक लाइन आपकी एक सब्जी की होती है, दूसरी लाइन आपकी दूसरी सब्जी की होती है, उसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। तो इस मल्च के ऊपर अगर आप तरबूज लगाना चाह रहे हैं इस सीजन वाला, तो आप दोनों लाइनों के अंदर सीड सोइंग कीजिएगा, ताकि टनल को ढकने का खर्चा आपका कम रहे। क्योंकि अगर आप इसमें सिंगल लाइन अगर लगाएंगे तरबूज की, तो आपकी दूसरे बेड के ऊपर भी आपको टनल लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि वो एक टनल अभी तो आपकी 2 लाइनों को कवर करेगी, उस मामले में फिर वो एक टनल केवल एक लाइन को कवर करेगी। टनल का खर्चा उसमें ऑलमोस्ट डबल हो जाता है आपका। उस चीज को कंपनसेट करने के लिए, जमींदार भाई को बजट के हिसाब से रखने के लिए, आप दोनों के अंदर बिजाई कीजिएगा और सेंटर ऑफ बेड टू सेंटर ऑफ बेड आपका 7 से 8 फीट की दूरी आप रखिएगा। इसके बाद आपकी बात आती है मिर्च टमाटर
घिया मिर्च, टमाटर और बैंगन की। इस मामले में आपको क्या करना है, इसके अंदर फिर आपको सिंगल लाइन आपको लेनी है। होल की जो सिंगल लाइन आपको आती है जिगजैग की बजाय आप सिंगल लाइन लीजिएगा। सिंगल लाइन के अंदर भी 1.5 फुट का गैप आपका, होल से होल का, पौधे से पौधे का 1.5 फीट का मिनिमम गैप आपका आना चाहिए। ब्रिंजल अगर है तो 2 फीट तक का भी गैप आप ले सकते हैं, क्योंकि ताकि उसका फैलाव ढंग से बन सके। अब साथियों इसमें आप देखेंगे कि 9x18 का लेने का मेन कारण क्या है। इसमें आप देखेंगे कि आपकी बेड की किनारी की अगर मैं बात करूं और इधर किनारी की अगर मैं बात करूं, आपका होल अभी भी आपका करीबन 5 से 6 इंच आपका अंदर है। मींस जो पौधा यहां लगेगा उसकी जड़ों का पूरा फैलाव पौधे को मिलेगा, जिससे कि पौधे की खुराक और जो बढ़वार है आपकी, जो ग्रोथ है पौधे की, वो नहीं रुकेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 12-18 का अगर हम लगाते अगर ये मल्च का साइज, तो 12 के अंदर ये होल आपका यहां आ जाता है किनारी के ऊपर। तो इसको जड़ों को फैलाव लेने में ये जगह कम बचती है, जिसकी वजह से जड़ें फैल नहीं पाती हैं आपकी और पौधा ढंग से विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए 9x18 का हमने मुख्य जो कारण है इस्तेमाल करने का वो ये है, सिंगल ड्रिप, 9x18 का साइज, प्रॉपर स्पेसिंग, जड़ों की अच्छी बढ़वार के साथ आपको बहुत परफेक्ट आपको इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो शुरुआती जो ये 1.5 से 2 महीने का पीरियड है, इसमें कैसे मतलब इरिगेशन कैसे करनी है, इस टाइम पे बीमारी कौन सी आती है, मतलब कोई फंगीसाइड वगैरह का भी स्प्रे करना होता होगा? रौनक जी एक चीज और है, हाँ जी, कि आपने बाहर के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट आपने फसल को दे दिया, क्योंकि वो ढके है। ठीक है, अंदर थोड़ी सी हुमस भी, ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रहेगी आपकी, क्योंकि कवर्ड है, कवर्ड है। तो उस मामले में आपके काफी इंसेक्ट, ठीक है, हार्मफुल पेस्ट जिसको आप कह सकते हो, फॉर एग्जांपल एफिड, अड़ जिसको हम बोलते हैं, तेला, चेपा, जेसिड, विंटर्स में भी आते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट अनुकूल बना दिया, उसका फेवरेबल कंडीशंस आपने अवेलेबल करवा दी। हाँ, क्योंकि पत्ते भी पानी छोड़ते, वो भी अंदर स्टोर हो रहा है, वो भी अंदर स्टोर हो रहा है आपका, कच्चापन भी है पत्ती के अंदर, तो वो यार उसको एक बड़ी स्पीड से मतलब आपका पेस्ट उसके अंदर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पत्ती इस प्रकार से आपकी जब आप उसको खोलोगे आप, तो आपको अंदर की तरफ में एफिड आपको नजर आएगा, अड़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है सर, चेपुआ जिसको हम बोलते हैं, वो नजर आएगा ब्लैक एंड ग्रीन कलर का। ठीक है सर, डॉट 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 सी काफी कीट आपको नजर आएंगे। पहली चीज, इससे आपकी फसल को कंट्रोल करना, क्योंकि ये आपकी शुरुआती अवस्था में ही बढ़ना शुरू हो जाता है कई बार। ओके, आपने बीज लगाया, अंकुरण लिया, 6ठी-7वीं पत्ती से भी शुरू हो जाता है कई बार। तो इसके लिए क्या करें सर? इसके लिए सबसे पहला आप बढ़ने मत दो। जैसे आपने फसल आपने लगा दी, बीज आपने लगा दिया या पौधा आपने लगा दी, तो जैसे आपका 4 से 5 पत्ती जब आपकी फसल होती है, आप 50,000 ppm नीम ऑयल ओके का आप इस्तेमाल कीजिएगा। करना कितना है, 1 ml पर 3 लीटर, 3 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से आप 50,000 ppm नीम के ऑयल का आप स्प्रे करवाइएगा। ठीक है सर, स्प्रे करवा के कवर कर दो आप उसको। अब दूसरी बात कीजिए, फिर फंगस के लिए क्या करें? फंगस भी बढ़ सकती है। सर ये 50,000 ppm का कौन सी कंपनी बनाती है? 50,000 ppm का आपका स्टेन्स भी बनाती है आपकी, ठीक है, कोरोमंडल भी बनाती है आपकी, और आपकी जाइडेक्स भी बनाती है आपकी। और अगर किसान को कई जगह जैसे जो थोड़ा सा लोकल एरियाज है वहाँ पे नहीं मिलती है ये प्रोडक्ट, तो कम ppm का 300 ppm आप ले सकते हो। उसमें फिर डोज आपकी 5 ml पर लीटर जाएगी। ओके, ठीक है, यही मेरा डर। हाँ, 1500 ppm है, 3000 ppm, वो अलग अलग उसी हिसाब से आपकी डोज कम होती चली जाएगी आपकी। जितना ppm बढ़ेगा उतनी डोज कम। अच्छा सर, आपने स्प्रे बता दिया, इसकी डोज बता दी। अब किसान डोज दवाई की तो ठीक कर देता है, लेकिन पानी की डोज बढ़ा देता है। वो नंबर ऑफ टैंक कितने होने चाहिए उस स्टेज के ऊपर, वो भी जानना बहुत क्रिटिकल है। 5 से 6 पत्ती की आपकी फसल, मतलब 7,000 से 8,000 प्लांट जहां आपके लगे हुए हैं 1 एकड़ के अंदर। ठीक है, चाहे वो सब्जी वाला एरिया कह लो आप, चाहे वो टमाटर कह लो आप, चाहे वो मिर्च कह लो आप, ठीक है, 200 बाय 200 फीट के एक एरिया के अंदर 7 से 8,000 पौध आपकी लगी हुई है, पौधे आपके मौजूद है। ठीक है, उसकी कंडीशन 4 से 5 पत्ती है, उसके अंदर आपकी 6 से 7 टंकियां आपकी लगनी चाहिए। ठीक है सर, हाँ ये जानना जरूरी था। 1000 पौधों के ऊपर 1 टैंक, ओके, पीठ वाली ढोल की जिसको हम बोलते हैं, 1000 पौधों के ऊपर 1 टैंक आपका लगना चाहिए स्प्रे के अंदर। जैसा कि हमने बेड बनाया, मल्च बिछाई, ड्रिप लगा के उसके बाद मल्च बिछाई, मल्च के बाद हमने ट्रांसप्लांटिंग करी पौधे की, या हमने सीड लगाया, लगाने के बाद अब जो कवर करने का जो सिस्टम है आपका, उसके अंदर ये हमने नॉन वूवन जो शीट है वो ली हुई है,
25 जीएसएम में है ये। 25 जीएसएम का ये है कि ये आपका 4 से 5 साल तक भी आपको काम दे देती है। आप इसको लास्ट में आराम से फोल्ड करके आप रख दीजिएगा, ये आपका 4 साल तक काम करती है। अब इसके अंदर आप देखेंगे हर 10 फीट के ऊपर ये आपकी स्टिक लगी हुई है। ये आपकी 5 mm की स्टिक है, मोटी स्टिक है। प्लांटेशन यहाँ ये हो रखी है गेंदे की, मैरीगोल्ड की। अब इसके बाद मिट्टी जो हम लगाते हैं, ये पर्दा जहाँ पे आपका नीचे बिल्कुल सटा के इसके साथ आएगा, वहीं पे ये मिट्टी आपकी लगेगी। आप कस्सी से यहाँ पे मिट्टी आप इसको आप लगा सकते हैं। अब इसके अंदर भी एक चीज़ है कि जो ताड़ी है आपकी स्टिक, ये आपकी इस मल्चिंग के अंदर से ही हमने सेट की हुई है, सी शेप के अंदर, ताकि ये मल्चिंग भी आपकी हिले डुले ना, ये भी एक जगह पे स्थिर रहे। दूसरी बात, इसके ऊपर से जब ये कपड़ा आपका आ जाएगा तो यहाँ आपकी ये मिट्टी आपकी कवर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आमने सामने मिट्टी दोनों साइड आपकी डलती है। एक अगली बात, अगर आप ये ताड़ी, ये स्टिक अगर आप थोड़ा सा दूर अगर आप लगाते हैं, 10 फीट की बजाय 13 या 14 फीट के आसपास अगर आप लगाते हैं, तो इसके अंदर आप वहाँ से बिल्कुल सेंटर से आप थ्रेड बांधते हुए, यहाँ से आप थ्रेड पहले टनल लगाने से पहले आप थ्रेड से इसको हर स्टिक को आप बांधते चले जाइएगा आपस में, और लास्ट में जाके उधर आप बांध दीजिएगा। उसके बाद आप टनल लगाइएगा, ताकि ये जो झूलने वाली जो बात है, जो झूलने वाली समस्या है, ये झूलने वाली समस्या आपकी ना बने। तो इसके जगह अगर आप प्लास्टिक पॉलीथीन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जितनी ये गर्मी है अभी, क्योंकि दिन का टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा है, आज आपकी दिसंबर 16 है, लेकिन फिर भी दिन का टेम्परेचर ज़्यादा है, उस मामले में आपको छोटे पौधों को डैम्पिंग ऑफ से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए पॉलीथीन आपको हटानी पड़ती है। क्योंकि अगर पॉलीथीन शीट आपकी दिन में लगी रहेगी तो वो पौधों को डैमेज कर देगी, डैम्पिंग ऑफ बीमारी ला देगी, एक भी पौधा आपका स्वस्थ नहीं बचेगा। इसलिए कपड़े वाले को आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इसके अंदर ये कवर भी रह जाएगा दिन में, दोपहर के टाइम भी, तो भी आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। इरिगेशन का कितने कितने दिन के ऊपर हमने इंटरवल पे चलाते रहनी है सर? अब जैसे टेम्परेचर आपका डाउन है रात का, हाँ, ज्यादा आवश्यकता पानी की नहीं होती इस टाइम पे, आपको इस टाइम पे क्या करना है कि 4 से 5 दिन में 1 से 1.5 घंटा, ओके, 4 से 5 दिन में 1 से 1.5 घंटा ड्रिप आप चलाइएगा। उसी के साथ में थोड़ी खुराक आप देते रहिएगा। उदाहरण के तौर पे, हाँ सर, खुराक कैसी मतलब? जब तक आपकी फसल 30 दिन की नहीं होती है, उस दौरान तक 18-18-18 या 19-19-19 या 20-20-20 ग्रेड का NPK, किसी भी अच्छी कंपनी का आप, ठीक है, शुरुआत में आधा किलो दीजिएगा। ओके, 4 से 5 पत्ती की जब आपकी फसल है, पहला जब देना है, पहला इरिगेशन आप, पहला जब फर्टिगेशन जब आप जब करोगे, देना है, 4 से 5 पत्ती पे आधा किलो NPK प्लस आधा किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है। अब वो माइक्रोन्यूट्रिएंट कोई भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हो। उदाहरण के तौर पे न्यूट्रीफास्ट है आपका, ठीक है, स्टेन्स का, दूसरा आपका बायोविटा भी आप ले सकते हो, ओके, सागरिका भी आप ले सकते हो, उसमें समुद्री शैवाल प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट का कोई भी मिश्रण अच्छी कंपनी का आप चलाते आधा किलो या आधा लीटर आप साथ में उसमें ले लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद जब चौथे 5वें दिन जब आप दोबारा इरिगेशन करेंगे, 4th डे या 5th डे, ठीक है, इतनी डोज आप दोबारा चला दीजिए। ठीक है। इसके बाद जब दोबारा आप 4-5 दिन पे इरिगेशन करेंगे, जैसे जैसे पौधे की हाइट बढ़ती चलेगी आपकी, आप इसकी डोज मात्रा को आप बढ़ाते चलिएगा। ओके, 1 किलो एंड 1 किलो। पहले था ½ kg एंड ½ kg मतलब- या ½ लीटर, ठीक है। उसके बाद ½ kg, थर्ड टाइम में आपका 1 kg 1 लीटर, 1 लीटर, ओके सर, वो आप दे दीजिएगा। वो देके उससे अगले 4-5 दिन में जब आप चौथी बार आप ड्रिप चलाएंगे, तो क्या करना है आपको, फिर आपको अलग अलग एक मात्रा के अंदर आपका कैल्शियम, कैल्शियम के साथ पोटाश कभी मत मिलाइएगा आप, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका NPK, जिसके अंदर की आपका चौथी बार आपका 19-19-19 या 20-20-20 में से 1 किलो ही वो चौथी बार में आ जाएगा आपका, फोर्थ टाइम। कैल्शियम मैग्नीशियम कितना चलाना पड़ेगा? कैल्शियम दानेदार अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको चलाना पड़ेगा 2 किलो, ठीक है, मैग्नीशियम भी 2 किलो। अगर आप लिक्विड में यूज कर रहे हैं, ठीक है, 11% कैल्शियम जो आता है लिक्विड में आपका, वो अगर आप यूज कर रहे हैं तो 250 से 300 ml पर एकड़ 200 बाय 200 के एरिया में, या मैग्नीशियम अगर आप लिक्विड में ले रहे हैं तो 250 ml। ठीक है। इसके बाद की फिर स्टोरी आपकी डिपेंड करती है क्या फसल का आपका साइज हो चुका है, क्योंकि फिर हर क्रॉप की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती चली जाती है। ठीक है सर, वो फर्टिगेशन और न्यूट्रिशन पे अगले एपिसोड वो में एक एपिसोड हम अलग से तैयार करेंगे। ठीक है सर, तो ये बेसिकली हमने सारी चीजें जानी, लेकिन अभी भी फंगीसाइड कौन सा, मतलब फंगस के ऊपर हमने चर्चा नहीं करी है सर। देखो, छोटी स्टेज में कौन सी आती है इस दौरान,
रौनक जी एक चीज और है कि जहां तक हमने देखा है, डैम्पिंग ऑफ से बचाने के लिए आर्द्र गलन जिसको हम बोलते हैं, नर्सरी की बीमारी जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर पौधा नाड़ गिरा देता है जी सर, शुरुआती अवस्था में, छोटी अवस्था में, ठीक है। आपने ये देखा कि यार 1-2% कहीं कहीं नजर आ रहा है पौधा, गर्दन गिरा चुका है, गर्दन टूट चुकी है पौधे की, आप उसको डिले मत करो, ठीक आप उसके अंदर एलिएट बायर की या मेटालेक्सल प्लस मैनकोजेब की जो आती है, जैसे फॉर एग्जांपल रिडोमिल गोल्ड आती है सिंजेंटा की, दोनों में से कोई एक दवाई 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप प्लांट टू प्लांट आप ड्रेंचिंग करवा दो। अब वो घोल कितना डालना है वो भी कंफ्यूजन रहता है फार्मर को। हाँ, वो कितना लीटर पानी लग जाएगा 1 एकड़ में? आपका 1 एकड़ में 7 से 8 हजार पौधों के हिसाब से अगर मैं बात करूं, और बिल्कुल प्लांटेशन आपने की हुई है, पौधे लगाए हुए आज 3 से 4 दिन आपको हो चुके हैं, आप इंतजार मत करो डैम्पिंग ऑफ का, प्रिवेंटिव कर दो। प्रिवेंटिव के अंदर इन दोनों दवाइयों में से कोई एक, ठीक है, बायर की एलिएट या सिंजेंटा की रिडोमिल गोल्ड में से कोई एक दवाई 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप 200 लीटर पानी लीजिएगा, ठीक है। 200 लीटर पानी के अंदर 300 ग्राम आप दवाई मिलाइएगा, मिला के घोल के बढ़िया तरीके से हर प्लांट के अंदर 30 से 40 ml आप डालते चले जाओ, फिर देखने की जरूरत देखने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है सर, उसमें आपकी बढ़ेगी नहीं। ठीक है सर। तो इसके बाद एक चीज बहुत जरूरी बात है कि जब आपका पौधा बड़ा हो जाता है तो उस मामले में किसान साथी को ये पहचान में नहीं होता कि यार ये बीमारी कौन सी है। हाँ जी, वो जो आ गया वही फंजीसाइड मार दिया, ठीक है, जो आ गया वही फंजीसाइड मार दिया। भैया ऐसी गाड़ी नहीं चलती। आपको ध्यान करना पड़ेगा कि अगर जुड़सा अगर आपका बना हुआ है, अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट, आलू में आता है, जैसे आलू में आता है आपका, काफी सारे टेक्निकल्स है जो उसको कवर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डाइमेथोमोर्फ प्लस मेटीराम, ठीक है। टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, अलग अलग कंपनी के नाम से आते हैं, एक्रोबैट कंप्लीट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या दूसरा किसी अच्छी कंपनी का और भी आप ले सकते हो, उसका स्प्रे बड़ा अच्छा काम करता है। दूसरी बात इसी मामले में, भाई ये तो नहीं मिल रहा हमारे को, क्या करें? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ब्लाइटॉक्स या ब्लू कॉपर 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे में ले सकते हो। छोटी स्टेज में भी कर सकते, छोटी स्टेज में आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2 ग्राम से ज्यादा डोज मत बढ़ाओ आप, नुकसान नहीं करेगा। ओके सर। तीसरी चीज, भाई ये भी नहीं मिल रहा हमारे को तो भाई सल्फर है आपके पास। अच्छा, सल्फर भी फंगीसाइड का जी, 2.5 से 3 ग्राम है यार, थोड़ी सी हीट भी देगा पौधे को, गर्मास भी देगा, फंजीसाइड का भी काम करेगा, अकेला उसका स्प्रे करवा दो। ये बेंटोनाइट सल्फर की बात, बेंटोनाइट की बजाय जो WDG फॉर्म में जो आता है सल्फर अपना, अच्छा 80% या 90% WDG, वो स्प्रे, वेटेबल डस्ट ग्रेन्यूल, ठीक है, उसको आप 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना के आप स्प्रे करवा दो। और बल्कि सर्दी वाली फसल के अंदर, ओके सर, मैं ये कहूंगा कि आप हर 10 दिन में जब भी मौका लगे आप एक सल्फर की स्प्रे निकलवा दो। टेम्परेचर उसका बनाए रखेगा, टेम्परेचर पाले की मार से बचाएगा। अगर ओपन में भी कोई फील्ड है तो जरूरी नहीं है टनल के अंदर, ठीक, टनल के अंदर भी आप करेंगे, बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। एक बैलेंस बना के रखेगा बाहर के एनवायरनमेंट का और अंदर के एनवायरनमेंट, ठीक है सर, सबसे बढ़िया। तो ठीक है सर, ओवरऑल काफ़ी चीज़ों के बारे में सीखा। तो किसान साथियों, कैसा लगा आज का एपिसोड? आई होप आज के एपिसोड में आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली हो। तो सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि हम लगातार आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, बदले में आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे किसानों तक भी पहुंचाएं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। जय जवान जय किसान।